गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आईएएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया विशेषण के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम मानक हिंदी के व्याकरण की संरचना के बारे में या फिर हम रूप रचना के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि इनके कितने भेद होते हैं, इनको हम कैसे पहचाने अगर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी भाषा में निहित व्यवस्था, उसके व्याकरण पर अगर हम बात करते हैं, तो व्याकरण के अध्ययन पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर व्याकरण के अध्ययन की बात करें तो इसे हम चार आधारों पर देखते हैं, चार भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है पद संरचना, और सेकंड जो है कारक व्यवस्था, और थर्ड जो है विकारोत्पादक तत्व, और फोर्थ जो है वाक्य रचना। अब ये जो चारों हैं, ये जो हम चार आधारों पर इनको देखेंगे, इनको जो है पद संरचना के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, और कारक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे जो भी चीजें हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं पद संरचना के बारे में। पद संरचना की अगर यहाँ पर बात करें तो पद संरचना किसे बोलते हैं? तो शब्द और पद प्रायः समानार्थक होते हैं, ठीक है। इसमें अंतर यह है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द जो है, शब्द को पद कहा जाता है, और ये जो पद है तो पद के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। जब हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द हम देखते हैं कौन से होते हैं। तो ये जो पद संरचना है तो पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अब ये जो विकारी है तो विकारी पदों में भी चार भेद होते हैं, विकारी पदों के भी चार प्रकार होते हैं। और ये जो विकारी पदों के चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। आज जो है हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पर बात करने वाले हैं, और इन्हीं से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में सभी को पता होगा, स्कूल टाइम में हमने इनके बारे में पढ़ा भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में देखते हैं। संज्ञा किसे बोलते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कहीं मतलब किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो वहां पर क्या होगी? वहां पर हम कहते हैं कि संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, सबको याद भी होगी, क्योंकि स्कूल टाइम में हम क्या कहते थे, सिंपल सा हम याद रखते थे कि किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम, जैसे कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है, जैसे रमेश हो गया, व्यक्ति के नाम में रामेश हो गया। और जैसे किसी वस्तु का नाम है, यहाँ पर क्या हो गया है? रमेश, ये व्यक्ति का नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम है, जैसे किसी वस्तु का नाम है तो मेज हो गया। और किसी स्थान का नाम है, स्थान के नाम में जैसे कहीं का भी नाम हो सकता है, जैसे लखनऊ हो गया, हम देख लेते हैं, लखनऊ हो गया, या फिर कोई और शहर, कोई और स्थान का नाम यहाँ पर हो सकता था। तो यहाँ पर ये क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। परिभाषा में हमने क्या देखा कि किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो संज्ञा है तो संज्ञा के भी कई भेद होते हैं। संज्ञा के अगर हम भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद हैं, तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए जो संज्ञा के भेद हैं तो कहीं कहीं पर आपको 5 भेद देखने को मिलेंगे, और ये जो 5 भेद हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर यहाँ पर बात करें हम, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
कुछ देखिए यहाँ पर कुछ विद्वान इसके अतिरिक्त यानी कि जो ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है, इसके अलावा भी कुछ विद्वान दो भेद और इसके मानते हैं संज्ञा के, जिनमें से है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कहीं कहीं पर जो है ये संज्ञा के 5 भेदों में से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 3 भेदों में से ये भी आपको यहीं पर दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। आपके जो एग्जाम में है तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे कोई भी वाक्य दे सकता है और वहां पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है। तो देखते हैं सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर किसी विशेष स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जैसे हम देखें, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति में हमने देखा, जैसे राम हो गया, राम, श्याम, सीता, राधा, दिल्ली, बिहार, नर्मदा, गंगा, चेता, कि यहाँ पर ये सब क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का स्थान है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी प्राणी का नाम है। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर हो सकते हैं और यहीं पर नदियों के नाम हो सकते हैं, किसी मतलब झीलों के नाम हो सकते हैं, समुद्रों के नाम हो सकते हैं, साथ ही यहाँ पर पहाड़ों के नाम हो सकते हैं, गांवों के नाम हो सकते हैं, शहरों के नाम हो सकते हैं, नगरों के नाम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होगी जहां पर होंगी वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जो है हम बात करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वर्ग विशेष का बोध होता है। ठीक है, किसी वर्ग विशेष का बोध होता है जहां पर, उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वर्ग विशेष में जैसे हम देखें, पशुओं, पक्षियों, कीटनाशकों के नाम हो सकते हैं और फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम हो सकते हैं। पहनने ओढ़ने वाली जो चीजें हैं तो उनके नाम हो सकते हैं, और मसाले, अनाज, मिठाई और इसके साथ साथ कई पदार्थ, मतलब उनके भी नाम हो सकते हैं। विभिन्न सामग्रियों के भी नाम हो सकते हैं, सवारियों के नाम हो सकते हैं, संबंधियों के नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा के बारे में याद रखना है। अगर इसकी परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो आप इसे आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या देखा, यहाँ पर जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी प्राणी का नाम जहां पर दिए हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम हो सकता है और किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी विशेष स्थान का, और किसी विशेष वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का नाम दिया हो। जाति का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मनुष्यों की जो जाति है। ठीक है, तो जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्यों में यहाँ पर क्या कहा गया, मनुष्य कहा गया। मनुष्य में अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है। पशु कहा गया, पशुओं में से कोई भी जानवर, कोई भी पशु हो सकता है, बैल, भैंस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पक्षी कहा गया, जैसे पक्षी कहा गया तो पक्षियों में से कोई भी पक्षी हो सकता है। यहाँ पर कौवा, चिड़िया, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक जाति का नाम लिया गया है। जाति में से जैसे मनुष्य में से कोई भी मनुष्य आ सकता है, पशुओं में से कोई भी पशु आ सकता है, पक्षियों में से कोई भी पक्षी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। हमने बात किया कि कहीं कहीं पर जो है ये संज्ञा के जो भेद होते हैं, तो कहीं कहीं पर 5 देखने को आपको मिलेंगे, 5 पढ़ने को मिलेंगे, और कहीं कहीं पर जो है वो 3 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 3 भेदों के बारे में हमने देखा। 3 भेदों में से जो और 2 भेद हैं तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद हम मानते हैं। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा के भेद जो हम मानते हैं, तो इनमें से पहला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा।
पहला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और सेकंड जो है वो समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जब कोई संज्ञा द्रव्य पदार्थ का बोध करवाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी द्रव्य हो सकता है, द्रव्य में जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर द्रव्य, किसी भी द्रव्य का मतलब ही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर द्रव्य का मतलब है कि कोई चीज ऐसी होगी, मतलब द्रव्य के रूप में होगी, ठीक है। तो वहां जहां पर किसी मतलब द्रव्य का बोध करवाता है, जहां पर किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, तो वहां पर वो क्या होगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी, तेल, दूध, घी आदि ये चीजें हो सकती हैं। वही हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा जब कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाए, जहां पर किसी व्यक्ति और किसी वस्तु, किसी प्राणी के समूह का पता चले जहां पर हमें, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे, जैसे कोई भी गुच्छा हो गया, और कोई ढेर हो गया, और कोई झुंड हो गया, सेना हो गई, जैसे विद्यार्थियों का समूह हो गया, पुलिस हो गए, शिक्षकों का समूह हो गया, तो वहां पर क्या है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। समूह का मतलब ही क्या है, यहाँ पर जैसे बात करी गई है समूहवाचक संज्ञा, तो समूह का मतलब क्या है कि किसी ग्रुप, जहां पर किसी ग्रुप की बात करी गई हो, ठीक है, किसी ग्रुप की बात करी गई हो, ठीक है। तो ये हमने देखा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब जो है हम बात करने वाले हैं आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के स्वभाव का पता चलता है, हमें किसी के गुण का पता चलता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर हम देखें तो विनम्रता हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब के सब ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं कि कहते हैं कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ठीक है, और हम उसके बारे में मतलब ऐसे बात करते हैं, उसका भाव कैसा, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी गति कैसी है, उसके गुणों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब जो हम आगे बात करें सर्वनाम के बारे में, ये जो हमने देखा संज्ञा के बारे में देखा, संज्ञा के हमने देखा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, और कहीं कहीं पर जो है वो 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। 5 भेदों में से हमने देखा 3 जो भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो जातिवाचक संज्ञा है, तो कहीं कहीं पर जैसे हम जो 5 भेद देखते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं, उन 5 में से द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि। हमने संज्ञा में क्या देखा कि किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन सर्वनाम में क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के जो भेद है वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और फोर्थ जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और फोर्थ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो है हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए जाते हैं, जैसे हम संस्कृत में भी देखते हैं। तो हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए जाते हैं, और ये 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और अन्य पुरुष, ठीक है। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्न के सर्वनाम प्रचलित किए जाते हैं। जैसे हम देखें,
उत्तम जैसे पुरुष में हम देखें यहाँ पर ये एक वचन, बहुवचन यहाँ पर हम देखें तो उत्तम पुरुष में जैसे हम देखें तो मैं हो गया एक वचन में, बहुवचन में हम हो गया, मध्यम पुरुष में जैसे तू और एक वचन में, और बहुवचन में हो गया तुम, अन्य पुरुष में जैसे एक वचन में वह हो गया, बहुवचन में वे हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे हम बात करें निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध करवाते हैं, यानी कि जहां पर हमें अपनेपन का बोध होता है तो वहां पर क्या है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हम बात करें यह मेरा अपना काम है, तो यहाँ पर क्या है, हमने बात क्या करी इसकी परिभाषा में कि जहां पर अपनेपन का बोध होता है वहां पर क्या होगा, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह मेरा अपना काम है, तो यहाँ पर जो अपना है, ठीक है, अपना है, तो यहाँ पर जैसे हम देखें वाक्य में अपना जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने के लिए, अपने, आपका जैसी शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर अगर होगा तो वहां पर क्या है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। आगे हम बात करें, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः आकारांत होते हैं, आकारांत जैसे यह वह, परंतु इनमें प्रायः इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यही, वही, यही, वही, तो ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये सर्वनाम संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो यहाँ पर संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है यहाँ पर अनिश्चयात्मकता को व्यक्त करता है। जैसे कोई है, हमें ये तो यहाँ पर पता नहीं कि कौन है, ठीक है, कोई है, ठीक है, तो ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कभी और कहीं भी, ऐसे शब्द जो अनिश्चयवाचक सर्वनामों की तरह ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा पहचानने का जो तरीका है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वहां पर किसी भी, जैसे कोई चीज है तो वहां पर निश्चित रूप से बताई जा सकती है कि जैसे ये वही चीज है। ठीक है, जैसे यही है, वही है, यही है, वही है, तो वहां यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर निश्चयात्मकता को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अनिश्चयवाचक में ऐसा है कि यहाँ पर मतलब कोई भी चीज है वो हमें निश्चित नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये चीज हमें निश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई है, तो ये कोई जो है ये हमें यहाँ पर ये तो पता नहीं है कि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर प्रश्न किया जाता होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर होते होंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे राम कहाँ गया, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राम कहाँ गया में कहाँ शब्द जो है वो क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तो यहाँ पर जो कहाँ है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या जो है वो क्या है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, और ये जो है जहां पर सिंपल सा आपको याद रखना है कि जहां पर प्रश्न किया जाता हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों में होता है। ये जो मिश्र वाक्य हैं तो इनको हम आगे करके देखेंगे। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है, इनका प्रयोग मिश्र वाक्यों के रूप में होता है, जहां एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे के लिए, तो यहाँ पर जैसे इधर से कोई वाक्य है और इधर से कोई वाक्य है, तो हम यहाँ पर जैसे के लिए, तो ऐसे जो
की, और ऐसे जो हम वाक्य जोड़ते हैं बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो वाक्य में जो तथा वह है, ये जो है जो और वह है, तो ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जहां पर यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है, जैसे यहाँ पर हम की और परंतु, सॉरी परंतु, हालांकि, ऐसे जो हम वाक्य के बीच में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वाक्य को जोड़ने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम इसकी परिभाषा में देखा कि इस सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों के रूप में होता है, मिश्र वाक्यों में होता है, ठीक है। तो ये जो हमने आज बात करी, ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात किया। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के बारे में हमने क्या बात करी कि संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसके कहीं कहीं पर जो है आपको 2 और भेद आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 भेद कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जो हमने इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इनके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। अब जो है हमने देखा था कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसी के साथ साथ निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो हमने आज बात करी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।